Hello friends, welcome to my YouTube channel Anesthesia Talks for All। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, यानी मोटापेपन के बारे में। जो ओबेसिटी है वो क्यों होती है, इसके क्या क्या नुकसान हैं, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, डील कर सकते हैं, किस पर्सन को हम कैसे ओबीस पर्सन कहेंगे या किस लेवल पे कैसे उसको डायग्नोज करेंगे कि ये ओबेसिटी है या नहीं। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओबेसिटी एक्चुअल में होता क्या है। ओबेसिटी में हमारी बॉडी में कुछ एक्सेसिव फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं, यानी फैट यानी कुछ फैट सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। मोस्टली अराउंड जो अब्डमन वाला रीजन होता है, यानी पेट वाला रीजन होता है, उसमें ये डिपॉजिट होते हैं और उसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। अगर हम उसकी प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उसको देख रेख नहीं करते या प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं करते तो धीरे धीरे जो फैट डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन व्हाई वी बिकम ओबीस, कि ये ओबेसिटी होती क्यों है। कोई तो हम देखते हैं बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, कुछ तो बहुत पतले होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। ये जो ओबीस हैं वो कई बार शुरू से ही ओबीस होते हैं या कई बार धीरे धीरे ओबीस होते हैं, यानी पहले वो बहुत पतले थे, बाद में वो ओबीस हो जाते हैं। तो उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण ऐसे हो सकते हैं, तो हम वन बाई वन थोड़ा मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कुछ जो ओबेसिटी है वो जीन्स में भी रन करती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनके ओबीज हैं उनके आगे जो बच्चे हैं वो भी ओबीज होते हैं। राइट फ्रॉम द मतलब छोटे होते ही वो बच्चे ओबीज ही होते हैं, तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है वो डिक्रीमेंट इन फिजिकल एक्टिविटी, यानी अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, यानी जो जैसे छोटे बच्चे हैं वो खेलते हैं, धीरे धीरे अगर उनकी एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सिटिंग जॉब ही करते हैं, सिटिंग में ही पढ़ते ही रहते हैं या बैठे ही रहते हैं, या कुछ खासकर आजकल जैसे मोबाइल गेम्स होते हैं, मोबाइल गेम्स ही खेलने लगे हैं, मोबाइल ही देखने लगे हैं, बाहर प्लेग्राउंड में नहीं खेलते हैं, तो उससे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसकी वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड फैक्टर इज लैक ऑफ स्लीप। अगर प्रॉपर हमारी बॉडी को अगर स्लीप नहीं मिलती उसकी वजह से भी बॉडी जो है वो ओबेसिटी की तरफ जाती है। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। कई बार जो बॉडी है लैक ऑफ स्लीप की वजह से इरिटेबल रहती है, पेशेंट जो इंडिविजुअल है वो कुछ ना कुछ खाता रहता है या अपना ध्यान डाइवर्ट करता है, इरिटेबल होता है, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है। नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी और वजह से कोई उनकी मेडिसिन चल रही होती है, जैसे ब्लड प्रेशर की या कोई और शुगर की मेडिसिन चल रही होती है, तो कुछ दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, उसको हम ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से, या फिर जैसे सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि बस आपका बैठने का ही काम है, आप सुबह उठते हैं फिर बैठ जाते हैं कुर्सी पे और उसके बाद सारा दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद रात को फिर खाना खा के सो जाते हैं। मतलब आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपकी कोई भी जो बॉडी जो आप है वो कुछ खा रहे हो, आपकी बॉडी कुछ ले रही है, कंज्यूम कर रही है कि लेकिन उसको कोई आप किसी भी तरीके से उसकी कैलोरीज को बर्न नहीं कर रहे हो, तो वो आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डाइटरी पैटर्न्स। डाइटरी पैटर्न्स मतलब हमारे जो खाने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, उसका बहुत रोल होता है और वो धीरे धीरे ही पता चलता है। यूजली हम इनिशियली इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ठीक है हम कुछ खा रहे हैं बट हमें लगता है कि नहीं, हमें स्वाद लगता है, टेस्टी लगता है, तो हम खा लेते हैं। बट उसका जो ग्रेजुअली विद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके बड़े ही ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हम जंक फूड खाते हैं, खासकर बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, स्वीट्स की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं और जो घर पे ही अपना ये सब कंज्यूम करने के बाद घर पे ही रेस्ट करते हैं। कोई उसको उन कैलोरीज जो आपने ली हैं उनको बर्न करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने घर के ही वीडियो गेम खेल लेते हैं या टीवी देख लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो ओबेसिटी है वो हो जाता है।
अब अगर हम जानना चाहते हैं कि मैं ओबीज हूं या नहीं, या मैं ओवरवेट हूं या नहीं, ओबीज हूं या नहीं, एक तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। कई लोग अपने आप को ओबीज नहीं बोलते, ओवरवेट बोलते थे कि नहीं मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, मैं ओबीज तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। वो एक तरीके के हम अपने आप को एक जस्ट फॉल्स एक इंट्यूशन दे रहे हैं कि हम ओबीज नहीं हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, शॉर्ट फॉर्म इसकी बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, इसको कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो जैसे कोई भी अगर आपका वेट जैसे 70 kg है और आपकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, सपोज कर लो, या 1.5 मीटर है, जो भी आपकी हाइट है, उसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। तो इस बीएमआई के बेस पे एक क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बीएमआई के बेस पे डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गई है। तो अगर आपका बीएमआई जो है वो 18.5 से कम आता है तो यानी आप अंडरवेट हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 18.5 टू 22.9 है, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे। और ओवरवेट जिसको हम यूजली अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं मैं वेट ओबीज नहीं हूँ, ओवरवेट ही हूँ, तो ओवरवेट वाला जो होता है वो नॉर्मल से ऊपर ही होता है। उसकी जो रेंज होती है बीएमआई की 23 से 24.9। वो उसके बाद आता है ओबीज क्लास 1, 25 टू 29.9, और ओबीज क्लास 2, मोर देन 30। और कई होते हैं जो मॉर्बिडली ओबीज होते हैं, जिनको मॉर्बिड ओबिसिटी बोलते हैं, वो मोर देन 35 बीएमआई होता है। तो ये एक तरीका है बीएमआई के हिसाब से हम अपने आप को ओबिसिटी को कैटेगराइज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे भी आगे जो आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिसाइड होते हैं। दिस इज अनदर पिक्चर शोइंग बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आप जैसे मैंने आपको बताया अंडरवेट लेस देन 18.5, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबीज, और जो मोर देन 35 होता है उनको मॉर्बिडली ओबीज या एक्सट्रीमली ओबीज बोल सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम ओबेसिटी को बेसिकली स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है कि ये ओबेसिटी के बारे में हम जान रहे हैं, या इसके लिए सब लोग कंसर्न क्यों रहते हैं। कई कहते हैं कि हमें जिम करना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो हम ओबीज हो जाएंगे। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ओबेसिटी होने से होता क्या है। तो क्या ओबेसिटी मदर ऑफ ऑल डिजीज है, यानी अगर ओबेसिटी हो जाएगी तो उससे बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे। तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। अगर आप ओवरवेट हो या ओबीज हो तो आप बहुत सारी जो डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हो। जैसे कि मैं आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ब्रेन से रिलेटेड, स्लीप एपनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिवर की डिजीज, कैंसर, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस जो हैं ओबीज पर्सन में हो सकती हैं। बेसिकली अगर आप ओबीज हैं तो आप अपने आप को एक पोटेंशियल कैंडिडेट माने इन सब डिजीजेस का। मैं आपको इनके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। सबसे पहले जो ओबीस पर्सन है उसको सबसे बड़ा जो सबसे हाई रिस्क जो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट का उसको कभी भी हार्ट अटैक की दिक्कत आ सकती है, उसको एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन। क्योंकि जो फैटी डिपॉजिट्स जैसे हम मैंने बताया कि डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, तो वही फैटी डिपॉजिट्स जो हमारी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें भी डिपॉजिट हो जाते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अनदर इम्पोर्टेंस इज डायबिटीज। जो 20 पेशेंट्स होते हैं उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली अगर आप देखेंगे जो 20 पेशेंट्स होते हैं उनकी शुगर की मेडिसिन चल ही रही होती है, तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। और डायबिटीज़ के अपने प्रॉब्लम्स हो जाती है, डायबिटीज़ की वजह से अपनी, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ हुई और डायबिटीज़ की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इज स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब होता है कि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा जो अभी ओबीस पेशेंट्स होते हैं, जो जो बहुत ज़्यादा खासकर हायर बीएमआई के होते हैं, वो सीधे नहीं लेट पाते, रात को सीधे नहीं लेट पाते, उनको या तो करवट देनी होती है या किसी भी तरीके से उनकी एकदम उनकी जाग जो है ना उनकी एकदम वो उड़ के बैठ जाते हैं रात को। और दिन में वो बैठे बैठे कुर्सी पे भी जैसे बैठे होंगे, थोड़ी देर बैठे होंगे, वो एकदम से उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। और जैसे आप ये पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये माउथ ओपन करके सोते हैं। अगर आप ट्राई करें इसको समझने की कि नॉर्मल जो हमारा जो
मूवमेंट है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, हमारी माउथ के अंदर, वो इस तरीके से होता है। और जो सांस का रास्ता है वो जो आप ब्लू देख पा रहे हैं वो वाला सांस का रास्ता होता है। लेकिन स्लीप एपनिया में जो टंग की भारी जो हैवी टंग की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, एकदम ब्लॉक, एयरवे ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम पेशेंट उठ के बैठता है। उसकी रात की जो स्लीप है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। रात को एकदम सांस आता नहीं है। और क्योंकि उसकी पूरी नाइट स्लीप डिस्टर्ब रहती है पेशेंट की, तो वो दिन में जैसे भी वो बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं चेयर पे, उनको नींद आ जाती है, वो बैठे बैठे इनको नींद आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया की ओबीज पेशेंट्स में। नेक्स्ट इज इन्हीं पेशेंट्स को, जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, उनको कई बार रात में, जैसे मैंने बताया कि सोने की दिक्कत होती है, सांस नहीं आता, तो इनको एनआईवी, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, उनको ये ऐसे वेंटिलेटर लगा के, एनआईवी जिसको बोलते हैं, एक मास्क होता है, वो लगा के उनको नींद आती है, उसके बाद ही वो सो पाते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको एकदम सांस रुक जाता है। Next is, if you are overweight या if you are obese, then you have high risk of joint pain और osteoarthritis। आपने देखा होगा जो obese persons होते हैं उनके जो घुटने होते हैं बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, उनसे चला भी नहीं जाता प्रॉपर तरीके से। और उनके रदर जो बाकी जगह पे भी, एल्बोज में या नीज में या एंकल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, क्योंकि जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो उतना पेन ले, जितना भी वो वेट ले रहे हैं उसकी वजह से उनको पेन होता है। और इनको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर उनको नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह करवानी पड़ती है, मल्टीपल सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। ये वो नी आर्थराइटिस होता है, उसी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट इज, ओबिसिटी कैन लीड टू फैटी लिवर डिजीज। जितना आप ओबीज होंगे, आपके जो फैटी लिवर है, यानी लीवर जो है वो आपका खराब हो जाएगा, आपको जॉन्डिस होने के चांसेस होंगे। अगर आपका लीवर खराब होएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, नॉर्मल लिवर इस तरीके का होता है, डार्किश रेडिश। और जो फैटी लिवर डिजीज हो जाती है वो इस तरह के, उसमें फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जैसे आपकी बॉडी, बाकी बॉडी में डिपॉजिट हुए हैं, उसी तरीके से लिवर के ऊपर भी ऐसे फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, जो ओवरवेट या ओबीज होते हैं उनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ये सब हार्ट से ही रिलेटेड हैं, जैसे मैंने शुगर भी बताया था, शुगर भी हो जाता है। उसी तरह हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, उसी तरह उनका बीपी भी ऑलमोस्ट इनवेरिएबली हाई ही रहता है, उनको बीपी की भी मेडिसिन लेनी पड़ती है। और इसके अलग अपने अलग साइड इफेक्ट्स हैं, हाइपरटेंशन के, बीपी ज़्यादा होने के अपने अलग साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस ओबिसिटी इज कि अगर आप ओबीज हैं और सपोज कर लो आपको किसी और तरीके की कोई भी आपको सर्जरी करवानी पड़ती है, तो वो भी एक अपने में ही एक चैलेंज होता है। यानी अगर आप इमेजिन करके चलें कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी कोई सर्जरी होनी है, कोई भी किसी भी तरीके की सर्जरी होनी है, और एक ओबीज पर्सन है उसकी सर्जरी होनी है, तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर रिस्क इन एन ओबीज पर्सन विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्जरी। और अगर आप उस तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग होता है ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन करना। और इसमें मल्टीपल रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी दिक्कतें आने के चांसेस होते हैं। या पिक्चर्स में देख पा रहे हैं जो 20 पेशेंट है वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर लेटे हुए हैं। बड़े ही डिफिकल्ट होता है इनको लेटाना, क्योंकि वो, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया, स्लीप अपनिया की वजह से वो काफ़ी देर तक इसी पोजीशन में लेट भी नहीं सकते। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उनके सिर के नीचे बहुत सारे जो एक शीट्स रखी हुई हैं, ताकि उनका एलिवेटेड रहे, सिर एलिवेटेड रहे। तो इस तरह करके उनको मैनेज करना पड़ता है, बड़ा ही डिफिकल्ट होता है ऑपरेशन टेबल पे। जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनमें यूजली हम कोशिश करते हैं कि ओपन सर्जरी ना की जाए, लेप्रोस्कोपी से ही उनका जो भी कुछ अगर सर्जरी करवानी है वो लेप्रोस्कोपी से ही हो जाए। क्योंकि ओबीज में, अगर ओबीज पेशेंट में अगर ओपन सर्जरी करते हैं तो उनका वूंड जो है वो काफ़ी इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। एक और फैक्ट है कि अगर जो किड्स, खासकर जो बच्चे, अगर छोटे उम्र में ही जो बच्चे हैं वो अगर ओवरवेट हैं, तो वो जब बड़े होंगे तो वो ओवरवेट ही होंगे यूजली। एक ये फैक्ट देखा गया है कि अगर बच्चे जो हैं ओवरवेट हो गए हैं तो वो बड़े होके भी उनका वेट जो है वो ज़्यादा ही रहता है, यूजली वो अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा कोशिश करना है कि अपना वेट ना बढ़ने दें।
Children who are overweight are far more likely to remain overweight as adults compared to children with a healthy weight through adolescence. अनदर एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो ओबिसिटी की वजह से होता है। ओबिसिटी की वजह से पेट के ऊपर जो हर्नियाज हैं वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खासकर अम्बिलिकल हर्निया हो जाता है, या अगर किसी का पहले कोई सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है किसी लेडी का तो उसका दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें हर्निया बन जाता है। तो ओबीस पेशेंट में हर्निया बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा अम्बिलिकस के अराउंड एक अलग से स्वेलिंग बनी होती है, वो यूजली हर्निया हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ओबिसिटी की वजह से हमारी जो अब्डोमिनल वॉल है, जो हमारी वॉल है बाहर की, वो उतना वेट उसको बेयर नहीं कर सकती और उसका हर्निया बन जाता है, तो उसको फिर अलग से सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ओबिसिटी, यूजली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट उसका ओबिसिटी का यही होता है कि अपने लाइफस्टाइल चेंज करें, जो जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमने गलत फूड खाए हैं उसको ही हम दुरुस्त करें, उसको ही हम ठीक करें, और अपना न्यूट्रिशन सही से लें प्रेस्क्राइब। खासकर कई बार आजकल डाइटिशियंस की बहुत कंसल्टेशन हो गई है, वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, वो हमारा न्यूट्रिशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, हमें डाइट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं क्या क्या लेना चाहिए। फिर कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी हमें ले सकते हैं, बट ये सब इनिशियल स्टेजेस पे हैं। एक अनदर ऑप्शन इज सर्जरी, यानी बैरिएट्रिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अराउंड 30-35 के आसपास है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो और आपके जो बाकी अपने मेथड्स हैं वो आप ट्राई कर चुके हैं, वो नहीं सक्सेसफुल हुए, तो उसके बाद आपके पास बैरिएट्रिक सर्जरी की ऑप्शन होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओबिसिटी से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।